नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है। और इस साइंस की क्लासेस में मैं आपको PYQs करा रहा हूं, यानी ग्रुप डी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां पे हम सॉल्व करते हैं, उनको समझते हैं। और यहां पर PYQs करना भी जरूरी होता है कि जब भी हम किसी भी एग्जाम को समझते हैं तो हमें PYQs भी करना होता है। उसका रीजन होता है कि हमें वहां से पता चलता है कि एग्जाम किस तरीके से पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या रहती है, क्वेश्चन किस सिलेबस से पूछे गए हैं और किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और इनको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको PYQs करने पड़ेंगे। और जिसमें मैं आपको साइंस के PYQs करा रहा हूं। और आपको यह भी बता दूं कि इससे पहले मैं कई सारे PYQs करा चुका हूं। कई सारे का मतलब है कि इससे पहले कई शिफ्ट को मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आज जो हम शिफ्ट करने वाले हैं वो 22 अगस्त 2022 की शिफ्ट को करने वाले हैं। इससे पहले 17 और 18 अगस्त में तीनों शिफ्टों को हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 6 शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये आपकी क्या है, 22 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट को यहां पर समझने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और यहां पर उनका तरीका, सॉल्व करने का तरीका, ये सब कुछ मैं यहां पे बताने वाला हूं। बाकी की बात बता दूं कि मुझसे पहले, यानी शाम को 6 बजे से पहले शाम को 5 बजे आपकी जीएस की क्लास होती है। और जीएस की क्लास कौन करते हैं भाई, आपके ललित सर। तो ललित सर के द्वारा यहाँ पे जीएस की क्लासेस की जाती हैं, जहां पर भी शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। इसके बाद में मैथ्स की क्लास की बात करें तो मैथ्स की क्लास भी आपकी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली हैं। और जहां तक है, होली के बाद में आपकी ये क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी डिमांड आई है तो भाई स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लास आपको मिलने वाली है होली के बाद शाम को 8 बजे। तो आप टाइमिंग याद रखना, 5 बजे जीएस की, 6 बजे साइंस और शाम को 8 बजे मैथ्स की क्लासेस होने वाली हैं। और इसी के साथ में अगर आपने मेरी प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, तो इस क्लास से पहले की अगर क्लास आपको चाहिए तो आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर जाना है और वहां प्लेलिस्ट में जाना है। और प्लेलिस्ट में आपको साइंस की भी क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीएस की भी मिल जाएगी, और मैथ्स की जब स्टार्ट होगी तब मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है, लेकिन आगे जाके इसमें आपको क्लासेस भी मिलने वाली हैं। साइंस की क्लासेस ओपन करोगे तो आपको यहां पर ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी भाई। ये क्लासेस जो हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, क्योंकि यहां पर सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन चल रहे हैं। तो मैंने 17 अगस्त से स्टार्ट किया था, 17 के बाद में ये आपका 22 अगस्त आ गया है। तो 22 अगस्त के सॉल्यूशन पर हम आ चुके हैं। तो आपको करना क्या है भाई, सब्सक्राइब करने के बाद में इन क्लासेस को रोजाना देखना भी है। इसी के साथ मैं बता दूं कि भाई देखने के बाद में अब डिमांड रहती है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा अभी, पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम पे आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस को सर्च करना है। आपको हमारा चैनल दिख जाएगा और यहां पर आपको क्या करना है, इस चैनल इन्फो पे जाएंगे तो आपको यहां फाइल्स दिखेंगी, जहां मैंने जितने भी सॉल्यूशन कराए हैं सबका पीडीएफ अपलोड कर दी है। इसी के साथ में आपको यहां पे लिंक दी जाएगी और लिंक के नीचे उसकी पीडीएफ होगी। जितनी भी लिंक हैं वो लिंक होगी, यानी जिस क्लास की बात हो रही है उस क्लास की, और उस क्लास की पीडीएफ उसके जस्ट नीचे होगी। जैसे आपको ये दिख रहा है, यानी 17 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट, तो 17 अगस्त की शिफ्ट फर्स्ट की ये क्लास है, इसके नीचे आपको पीडीएफ दी गई। इसे आपको इस तरीके से ही आपको क्लासेस मिलने वाली। चलिए पीडीएफ की बात होगी, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। सॉल्व करना है, क्या करना है यहां पर, एल्कोहल सोडियम के साथ अपक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का विकास करता है। हमें बताना है कि एल्कोहल है, अगर इसकी सोडियम के साथ में रिएक्शन में करा दूं, हम लोग करा दें, तो यहां पे हमें कौन सी गैस मिलने वाली है भाई, हमें यह पता करना है। तो चलिए बात करते हैं, क्या करते हैं कि हमारे पास में क्या है, सोडियम है, तो मैंने ले लिया सोडियम, ठीक है। इसकी करानी है एल्कोहल से, तो एल्कोहल तो बहुत कई टाइप के एल्कोहल होते हैं, तो कौन सा एल्कोहल लूं भाई, इथाइल एल्कोहल लेते हैं। इथाइल एल्कोहल कौन सा होता है, इथाइल एल्कोहल होता है C2H5OH। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इथाइल एल्कोहल। नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूं भाई, इथाइल एल्कोहल कहते हैं। अब यहां पर जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो हमें मिलेगा क्या, तो भाई याद रखना, यहां मिलने वाला है C2H5ONA।
और इसके साथ में आपको गैस भी मिलने वाली है। तो यहां पर जो पूछा गया है वो गैस के बारे में बात की गई है। तो कौन सी गैस मिली हमें? हाइड्रोजन गैस मिली। तो आंसर तो आपका ऑप्शन सी हो गया। अगर पूछता कि मिलेगा क्या, तो याद रखना हमें यहां पे जो मिलता है वो है आपका सोडियम एथॉक्साइड। क्या मिला है हमें? सोडियम एथॉक्साइड मिला है यहां पर। अगर पूछता तो गैस का पूछा है, इसलिए क्या मिला भाई? तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी आपके इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हें नोट कर लो। अगर नोट नहीं कर रहे हो तो भाई आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, ठीक है। और आपका एथाइल अल्कोहल भाई, इसका यूज क्या किया जाता है? तो आपने देखा होगा हैंड सैनिटाइजर का यूज करते थे हम अभी कोरोना के टाइम पे। करना चाहिए लेकिन आज के टाइम पे भी हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हैंड सैनिटाइजर जो बनता है वो आपका किससे बनता है? वो एथाइल अल्कोहल से बनता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 क्या कहता है, ये मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। सोडियम एथॉक्साइड, मैंने वो बैलेंस नहीं किए तो आप बैलेंस कर लेना यहां से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्या कहता है यहाँ पे? हमें यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया दी है जो कि नीचे आपको दिख रही होगी। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रजाति क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करती है? यहां याद रखना हमसे पूछा क्या गया है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछा गया है, यानी ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में पूछा गया। चलिए बात करते हैं, उसकी भी बात करेंगे। अब यहां पे अगर मैं ये बात कहूं कि आपने देखा होगा ये एल्यूमिनियम की हमने फेरस ऑक्साइड से अभिक्रिया कराई है, तो यहां पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिला है, उसके अलावा फेरस अलग हुआ है, ये हमें दिख रहा है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई यहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन हट रहा है। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो उसका मतलब है कि रिडक्शन हुआ है। तो आप जब इसको देखोगे Fe2O3 को अगर यहां पे देखोगे तो क्या पाओगे? तो आपने देखा यहां कि मैंने यहां पे ऑक्सीजन देखा, लेकिन इस जगह पे मुझे ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, तो फेरस के पास से ऑक्सीजन हट चुका है। और अगर हटा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके साथ में क्या हुआ है भाई? इसके साथ में रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन को हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं, ठीक है। अब बात करें यहां पर एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम को अगर मैंने यहां पे देखा तो एल्यूमिनियम को यहां देखा कि भाई एल्यूमिनियम के साथ में क्या हुआ है? एल्यूमिनियम के साथ में यहां पर यहां केवल एल्यूमिनियम था और इस जगह पे O3 हमें जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जुड़ने की वजह से इसका हुआ क्या है? इसका तो भाई ऑक्सीडेशन हुआ है। मैंने बताया था ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, ठीक है। अब भाई आपके मन में आया होगा कि आंसर तो शायद यही होना चाहिए, एल्यूमिनियम और Fe, ठीक है। तो भाई याद रखना हमसे पूछे गए एजेंट, ना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हुआ ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है एजेंट कौन है। तो याद रखना एजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जिसका ऑक्सीडेशन हो, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना कि जिसका क्या हो? ऑक्सीडेशन हो, यानी ऑक्सीकरण हो, तो उसका क्या होता है? तो उसका क्या मिलेगा हमें वहां से? उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हम अपचायक, यानी रिडक्शन एजेंट यहां पे कहेंगे। चलो ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं भाई। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान लीजिए रिडक्शन हो जाए, तब क्या कहेंगे? तो रिडक्शन हो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऑक्सीकारक। अब बात आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पे आप चीज नोटिस करोगे, क्या नोटिस कर रहे होगे कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ किसका है? ऑक्सीडेशन जो हुआ है वो हुआ है आपका एल्यूमिनियम का। दिख रहा होगा एल्यूमिनियम का ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अपचायक कौन हुआ? अपचायक हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। रिडक्शन किसका हो रहा है? तो रिडक्शन हो रहा है आपका फेरस ऑक्साइड का। तो फेरस ऑक्साइड यहां पे कौन होगा? ये होगा आपका ऑक्सीकारक। तो यहां क्या आ जाएगा? Fe2O3 आ जाएगा, और यहां पर आपको आंसर दिख गया होगा कौन सा? Fe2O3 और एल्यूमिनियम। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आया समझ? आया समझ? आ गया होगा, और आ चुका है तो भाई इसके लिए लाइक कर दो,
इसके साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दो। शेयर करोगे तो आपके साथी हमारे साथ में जुड़ेंगे, और साथी जुड़ेंगे तो आप लोगों के आपस में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन जिसे हम हेल्दी कंपटीशन कहते हैं। अगर अपने ही साथियों से कंपटीशन हो तो वो हेल्दी कंपटीशन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में सक्सेस को दिला सकता है। अब वो लड़ना नहीं है कि भाई तेरे 10 नंबर आए तो मेरे 12 आएंगे, तेरे 12 आए तो इस बार मेरे 14 आएंगे, तो इस तरीके से हमारा रहता है। तूने सही कैसे बता दिया, मैं बताऊंगा। अब ये चीजें भी रहनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हमसे बोला गया है रंगहीन प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। प्लास्टिड की बात आ रही है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्लास्टिड मिलता कहां पे है। तो आपने सेल पढ़े होंगे, ठीक है, आपने सेल पढ़े होंगे, और सेल भी कौन से सेल भाई, एनिमल सेल और प्लांट सेल, वो वाले सेल नहीं जो रिमोट में लगते हैं। हम सेल की बात कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास में एक सेल होती है एनिमल की, यानी हमारे पास में एनिमल हम भी हैं, और प्लांट की सेल होती हैं। तो ये सेल जो होती हैं इनकी बात की जा रही है। अब इस सेल में कुछ ऐसा होता है जो केवल प्लांट में मिलता है। तो यहाँ पे प्लांट की सेल जो होती है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, प्लास्टिड मिलता है। क्या मिलता है, प्लास्टिड मिलता है, जिसे हम कहते हैं लवक कहते हैं। अब ये लवक जो होते हैं ये आपके टाइप होते हैं इनके। अब मान लीजिए किसी में रंग मिल गया, और हो सकता है किसी में रंग ना मिले, तो एक में होगा रंग मिलेगा और दूसरा होगा रंगहीन। और हमसे रंगहीन के बारे में पूछा गया है, तो रंगहीन प्लास्टिड होता कौन सा है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसको याद रख लेना कि रंगहीन जो प्लास्टिड होता है वो होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, और आपको जो कलर देता है उसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। उसे क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। यानी रंगहीन कौन हुआ भाई, हमसे रंगहीन पूछा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो जो आपके पौधे के अंदर, पत्तियों के अंदर जो हरा रंग मिलता है वो हरा रंग हमारा क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, उसकी वजह से हरा रंग होता है। बाकी आपको ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे तो आपको व्हाइट कलर मिल जाए या फिर कोई भी कलर आपको वहां पे ना दिख रहा हो तो उसको कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। और बाकी सारे जो कलर मिलते हैं पेड़ के अंदर वो किसकी वजह से मिलते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलते हैं। ठीक है। तो हमसे रंगहीन पूछा गया था, हमने आंसर लगा दिया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, ये मैंने यहां पे इसकी डिटेल दी है, आप इस डिटेल को पढ़ लेना कि आपके पास में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या कह रहा है, पढ़ लो पहले। कहता है ये, किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक हमें दे रखा है 1.5, ठीक है, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है। तो हमें यहाँ पे अपवर्तनांक दे रखा है और हमें प्रकाश की चाल निकालनी है। तो भाई आपको पता है कि माध्यम होते हैं यानी मीडियम अलग अलग होते हैं, वहां पर प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। जैसे मैंने बोला वायु में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, या फिर कहें हीरे के अंदर प्रकाश की चाल, तो इसके आधार पर हम अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। ठीक है। यहां मैंने बोला कि अपवर्तनांक दिया है और अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और मैंने कर दिया क्या 1.5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। और म्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, C/V होता है। ठीक है। अब ये C/V जो होता है, यहां C जो है ये प्रकाश की चाल है, ठीक है, और B क्या है भाई, ये भी प्रकाश की चाल है, लेकिन ये माध्यम में प्रकाश की चाल है, यानी जिस मीडियम की बात की जा रही है। तो अब यहां पर आप देखोगे कि किस मीडियम की बात की जा रही है, तो वो तो हमें निकालना है ना। ठीक है। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, प्रकाश की चाल निकालनी है। तो यहां किसके माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है, तो C/μ ये फॉर्मूला बन जाएगा। C यानी ये भी प्रकाश की चाल होती है, तो प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ होती है, ये हमें पता होता है, 3 × 10⁸ होती है। और म्यू हमें क्या दिया है, 1.5 दिया है। आप इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸। क्या भाई, आगे मीटर पर सेकेंड, तो आपका आंसर निकल के आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। अब अगर आपसे मैं पूछ लूं कि जो अपवर्तनांक दिया है ये अपवर्तनांक वास्तव में है किसका, तो ये याद रखना कि ये जो बात चल रही थी ना, ये कांच की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी, कांच की बात चल रही थी। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5,
और इसी में कांच में जो प्रकाश की चाल होती है ना वो मैंने निकाल दी, 2 इंटू 10⁸ होती है। अगर आपसे पूछी जाए कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है तो 2 इंटू 10⁸। वैसे हमने पढ़ रखा है कि 3 लाख किलोमीटर होती है पर सेकंड, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो चलिए अब बात समझ में आ चुकी होगी। अब आप हमें बता सकते हैं कि भाई कांच का तो अपवर्तनांक आपको पता चल गया, वायु का अपवर्तनांक क्या है, वायु में अपवर्तनांक क्या होगा। मैं कह रहा हूं चलो वायु नहीं बताई, हीरा का भी बता दो। अगर आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है तो इनका आंसर आप दे दीजिए, वायु का अपवर्तनांक और हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है। चलिए आप इसका आंसर दीजिए, इसके बाद में हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखें। चलिए ये गया आपके पास क्वेश्चन, नहीं दिख रहा हो तो ऊपर कर देता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आए। चलिए पढ़ें। कहता है किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखना, इस बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं भाई, नहीं करता है, क्योंकि नो तो हमारी जिंदगी में है ही नहीं, हम तो सब चीज के हाँ समझते हैं। नो मीन्स भी हाँ होता है भाई, नो मीन्स भी नो होता है, ये बताता है एग्जाम, जब आप उन चीजों को ध्यान नहीं देते हो। तो यहां दे रहा है कि कोई एक चालक दे रखा है हमें, ठीक है, किसी चालक यानी एक चालक है जहां पर हम क्या कराएंगे, करंट को फ्लो कराएंगे। अब इसका ये जो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे कहते हैं ए, और ये जो चालक है यानी इसकी लंबाई होगी तो वो होगी एल, और हर चालक का कोई ना कोई प्रतिरोध होता है तो ये हो गया रो, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं निकालूं कि आपको रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की बात की जा रही है तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और अगर ये हमारा फॉर्मूला है तो इसका मतलब ये है कि यहां से हमें कुछ चीजें तो पता चल जाएंगी। कैसे भाई, एल की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये लंबाई पर निर्भर करता होगा, तभी तो उसके फॉर्मूले में दे रखा है। हाँ जी भाई, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन मुझे तो बताना है निर्भर नहीं करता है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। ये किस पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो भाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी उसकी चौड़ाई मोटाई जो भी होगी वो उसकी बात हो रही है, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इस पर भी निर्भर करता है। सी कह रहा है भाई चालक के तापमान पर निर्भर करता है, ये तो इसमें नहीं दे रखा। अब मैं क्या करूं, तो याद रखो कि आपको पता है कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं या टेम्परेचर कम कर दूं तो हर वायर के रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ता है। ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पे बहुत फर्क पड़ता है, याद रखना इस बात को। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो रेजिस्टेंस भी यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ये आप बताओ। बाकी का मैं बता दूं तापमान पर निर्भर करता है। नहीं करता है किस पर भाई, उस पर प्रवाहित की जाने वाली धारा पर। क्या किस पर निर्भर नहीं करता, प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आया समझ, आगे बढ़ें, अगले पर जाएं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ये गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, पढ़ो आप। पढ़ने के बाद में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ क्या क्या इसमें से हो सकता है, तब तक मैं इसको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं, मैं भी करता हूं। अधिकांश जंतु, हम लोग क्या भाई एनिमल्स, हम लोग क्या हैं एनिमल्स हैं, ठीक है। में गति होती है भाई, हम लोगों में गति होती, लो मैं चल दिया, लो हमारे अंदर क्या हो रही है, गति हो रही है, मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे किस प्रणाली या प्रणालियों की समन्वित गतिविधि है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि जो हमारे अंदर जो एक्टिविटी हो रही है ना, ये एक्टिविटी किसकी वजह से हो पा रही है, कौन से सिस्टम की वजह से वो एक्टिविटी हो पा रही है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपसे बोला जाए कि अगर आप गति कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, मोशन में हो, तो मोशन में आप किस वजह से हो पा रहे हो, तो केवल कंकाल तंत्र और तंत्रिका से तंत्र की वजह से। क्या ऐसा है भाई, एक बात याद रखना कि हमारे पास में बॉडी के अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। हमारे पास में क्या है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। और इस नर्वस सिस्टम का पार्ट है आपका दिमाग। तो आपका दिमाग जो है ये क्या है, आपको चलाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है भाई, अगर आपके दिमाग ने कह दिया मुझे नहीं चलना तो आप चलोगे, नहीं चलोगे भाई। तो ये दिमाग ही है जो हमें गतिविधि कराने के लिए, यहां पर एक्टिविटी के लिए एक्टिव करता है। तो ये मोशन भी हमारा जो हो रहा है नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है कि मुझे यहां से वहां चलना है। ये इंफॉर्मेशन जाएगी आपके दिमाग के पास में, और वो दिमाग जो है वो इंफॉर्मेशन आपको लौटा के देगा और फिर कहेगा कि हाँ भाई तू चल ले, ठीक है। ये चलो नर्वस सिस्टम की बात होगी कि अब नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, यानी हमारी बॉडी जो है ये किस पे टिकी हुई है, यानी स्केलेटन सिस्टम पर, यानी कंकाल तंत्र पे। भाई पूरा शरीर कंकाल है,
हमारे अंदर है क्या, कंकाल है। तो कंकाल तंत्र अगर ये नहीं होता तो भाई दिमाग कितना भी कह ले चलते नहीं चल पाते भाई। अगर ये हमें सपोर्ट प्रदान कर रहा है और मैं हाँ यहाँ पे खड़ा हो पा रहा हूँ ना, तो ये भी कंकाल तंत्र की वजह से, स्केलेटन सिस्टम की वजह से खड़ा हो पा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम मूव करेंगे तो हमारी हड्डियां भी, यहाँ भी इसके अंदर हड्डियां हैं तो वो आपकी हड्डियां भी मूव हो रही हैं। तो ये किसकी वजह से, स्केलेटन सिस्टम की वजह से। मूव करवाने में हेल्प कौन कर रहा है, नर्वस सिस्टम कर रहा है। ठीक है, अब हड्डियां क्या है, इन हड्डियों, कई हड्डियां हमारी मसल से जुड़ी होती हैं और वो मसल से जुड़ी हैं तो इसलिए क्या कहेंगे, मस्कुलर सिस्टम भी इसमें हेल्प करता है। तो यहां पर आपका यह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि आपको दे रखा है कि पेशी तंत्र भी आपका इसमें शामिल होता है, इसके अलावा आपका कंकाल तंत्र भी शामिल होता है और आपका तंत्रिका तंत्र भी शामिल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया सी। आया समझ, पढ़ें, हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कहता भाई, हमसे कह रहा है बदलते चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, अब बदलेगा कैसे भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। हमारे पास में अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो ये बदलेगा कैसे। मैंने ये ले ली चुंबक, ठीक है, अब इस चुंबक के पास में मैंने क्या किया, कोई एक कुंडली ले ली, कोई कुंडली ले लो, चलो मैं ऐसे ही बना देता हूं कि मान लीजिए ये कोई कुंडली है। अब इस चुंबक के पास में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब मैं चुंबक को क्या करूं, इसको पास ले जाऊं, दूर कर दूं, पास ले जाऊं, दूर कर दूं, पास ले जाऊं, दूर कर दूं, तो क्या हो जाएंगे। तो यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, यहाँ पे इस चुंबक के आसपास का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलने लगेगा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जब चुंबक को मैं पास और दूर कर रहा हूं तो चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है और जो बदलाव आएगा ना, इस बदलाव की वजह से इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इस बदलाव की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी और इस बदलाव की वजह से जब विद्युत धारा उत्पन्न होने लग जाए ना, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये बात याद रखना कि जब विद्युत धारा उत्पन्न होने लग जाए ना, किसके अंदर, किसी कुंडली के अंदर, चुंबक को पास या दूर करने की वजह से, तो वहां पर जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई है उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इस प्रोसेस को। ये याद रखना। तो आंसर मिल गया आपको ऑप्शन नंबर बी, मिला। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, चलिए बात करता है न्यूलैंड्स के बारे में। तो ये एक आपके न्यूलैंड्स जो थे, इन्होंने एक नियम दिया था, ऑक्टेव नियम। ठीक है, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, तो इस पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो आप पीरियोडिक टेबल को जब आप पढ़ेंगे तो आपने आज के टाइम पे हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, लेकिन इससे पहले हमारे पास में इतने एलिमेंट्स नहीं थे, तो उस एलिमेंट के आधार पर कई लोगों ने यहाँ पे टेबल दी थी। तो एक थे आपके न्यूलैंड, तो इन्होंने क्या किया, न्यूलैंड ने एक ऑक्टेव नियम दिया। उस ऑक्टेव नियम में क्या किया कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित किया। ठीक है, चलिए उसकी बात है। अब इन्होंने क्या बोला कि इनके पास में टोटल जो एलिमेंट थे वो 56 थे। ठीक है, इसके आधार पर जो पहला तत्व जो था ना, 56 के आधार पर पहला तत्व होगा और इसी में कोई अंतिम भी होगा, भाई पहला है तो अंतिम भी होगा। तो पहला जो तत्व रखा, जो आज के टाइम पे भी क्या है, हाइड्रोजन है, तो पहला तत्व इन्होंने हाइड्रोजन रखा। अंतिम जो एलिमेंट था ना वो थोरियम रखा। तो ये आपका इन्होंने न्यूलैंड्स के ऑक्टेव नियम में स्टार्टिंग और एंडिंग जो होती है वो हाइड्रोजन और थोरियम से होती है। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इन्होंने इसको व्यवस्थित किया, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और न्यूलैंड्स के बारे में मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, जो प्रैक्टिस हम करते आ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर करते आ रहे हैं, तो उनमें भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और इसी वजह से मैंने इनको कई बार बता दिया है। लेकिन ये आपके लिए अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है क्योंकि एनसीईआरटी ने ये चैप्टर ही हटा दिया है और ग्रुप डी में एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इस चैप्टर को अब नहीं पढ़ना है, जो कि आपका आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर होता है, इसको अब नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ें, चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कहता है, 9 कहता है फूल के किस प्रजनन भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं। बताओ भाई, जनन कोशिकाओं, इनके बारे में तो भाई आप सब जानते होगे, जनन कोशिकाएं। लेकिन ओ हाँ भाई, ये तो फूल के बारे में पूछ रहा है, हम तो ह्यूमन के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं ह्यूमन के बारे में, तो आपने देखा होगा भाई, हम लोग ह्यूमन हैं
और इस ह्यूमन के अंदर एक होता है आपका मेल और एक होता है आपकी फीमेल। और इस मेल और फीमेल में मेल के पास एक आपका स्पर्म आता है और फीमेल के पास में क्या होता है, फीमेल के पास में ओवम होता है। और जब स्पर्म और ओवम जब मिल जाते हैं तो इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट आगे जाके धीरे धीरे क्या वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पे हमें बच्चा मिल जाता है। ठीक है। और ये जो स्पर्म और ओवम है ये हमारी क्या है, जनन कोशिकाएं हैं, जो कि जर्म सेल्स के बारे में पूछा गया है। लेकिन ये तो हम पहले से ही जानते हैं, ह्यूमन के बारे में सभी जानते हैं भाई। हमें तो फ्लावर का पढ़ना है भाई, फ्लावर भी रिप्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पे फ्लावर के बारे में बात करें तो जो फ्लावर होता है, अब इस फ्लावर में एक पार्ट जो होगा वो मेल का होगा और एक पार्ट आपका फीमेल का होगा, क्योंकि मेल और फीमेल मिलेंगे तभी तो आपका यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर जो मेल पार्ट होता है फूल के पास में उसे कहते हैं स्टेमन। ठीक है। और उसका नाम होता है पुंकेसर। इसी तरीके से फीमेल का पार्ट जो होता है उस फीमेल के पार्ट को हम कहते हैं पिस्टिल। क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। और ये पिस्टिल को हम स्त्री केसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब आपको आंसर मिल गया होगा। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए स्टेमेंस एंड पिस्टिल। ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर और स्त्री केसर ये फ्लावर की जर्म सेल्स होती हैं और ये जर्म सेल्स में इनका नाम क्या है, स्टेमन और पिस्टिल। ठीक है। इसके आधार पर रिप्रोडक्शन होता है पेड़ के पास में यानी फ्लावर के अंदर। ठीक है। ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो आप यहां पे देख लेना। तो आप इन चीजों को देखोगे, जो आपका ये वाला पार्ट है ना, जो बीच वाला पार्ट है, जो स्टिग्मा और स्टाइल और ओबेरी, ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपका पिस्टिल है। और पिस्टिल को हम क्या कह रहे थे, स्त्री केसर कह रहे थे, यानी ये फीमेल पार्ट है फ्लावर के अंदर। और जो आप ये पार्ट देख पा रहे हैं ना, जो भौंदू की तरह पे 4-5 आपके आसपास घूम रहे हैं, सब लोग एक के पीछे पड़ते 4-5 कि, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है ये आपका स्टेमन है और स्टेमन जो होता है ये आपका फ्लावर का मेल वाला पार्ट होता है, पुंकेसर कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक चालक पर 5 का विभवांतर लग रहा है। तो 5 है क्या भाई, वोल्ट है। 5 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है। 2.5 मिली एम्पियर धारा उत्पन्न होती है, यानी करंट इतना फ्लो हो रहा है। चालक का हमें रेजिस्टेंस निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। अब आपको पता है हमें दिया क्या क्या, विभवांतर दिया है। तो विभवांतर हमने देख लिया 5 वोल्ट है। यहां पर 2.5 मिली एम्पियर धारा है और धारा को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से करते हैं। और आई हमें कितना दे रखा है, 2.5 मिली एम्पियर दे रखा है। अगर मैं यहां पे मिली का यूज कर लूं, क्या कर लूं भाई, मिली को हम कहते हैं 10 की पावर +3 होता है -3 होता है। तो याद रखना ये होता है -3 और ये हो गया आपका एम्पियर। ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, तो मुझे निकालना था आर। अब आर के लिए जो मेरे पास में फॉर्मूला होता है वो होता है बी बराबर आई आर, क्योंकि ये तीनों चीजें मेरे पास में हैं और तीनों चीजों में से एक चीज पूछी जा रही है, दो पता है। तो यहां पर मैं रजिस्टेंस किस तरीके से कर सकता हूं, बी अपॉन आई लिख सकता हूं, रजिस्टेंस को लिख सकते हैं ना बी अपॉन आई। तो बी की वैल्यू मेरे पास में है कितनी, 5, और आई की वैल्यू है मेरे पास में 2.5 और 10 की पावर है मेरे पास में -3। जब मैं 2.5 से 5 को काटूंगा तो ये तो रह जाएगा 2। तो ये जो बनी वो 2 की पावर 10 की पावर -3 सी। मैंने कहा कि चल भाई तू भी ऊपर चला जा, तू क्या करेगा नीचे, तो ये जो बन जाती है वो बन जाएगी 10 की पावर 3। और 10 की पावर 3 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से तो ये बन जाएगा 2000। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 2000। तो रेजिस्टेंस कितने का, 2000 का लग रहा है रेजिस्टेंस। आया समझ, आ गया होगा, कुछ नहीं था। बी दे रखा है, आई दे रखा है, आर निकालना है। फॉर्मूला पता है बी बराबर आई आर, आप इसमें पुट कर दो वैल्यू को, आर निकल के आ जाएगा। आर ही पूछा गया था, आंसर मेरा निकल आया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपसे बोला गया है स्टेटमेंट फर्स्ट में, जो ह्यूमन स्टमक होता है ना, ये नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, यानी उत्पादन करता है नाइट्रिक एसिड का। भाई आप खुद सोचो,
हमारे पेट के अंदर जो एसिड तो होता है, ये बात सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ये बात तो सही कह रहा है कि एसिड को प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारे पेट में नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होती, यानी हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक HCl जो होता है ये प्रोड्यूस होता है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट को नुकसान पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। भाई HCl तो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग एसिड होता है, ये तो पेट को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वो रीजन क्या है कि हमारी पेट के पास में जो इनर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, म्यूकस की बनी होती है। इस वजह से HCl की वजह से आपका पेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो यहां पर वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। मिलता कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस वजह से स्टेटमेंट जो है वो सेकंड सही हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट जो है वो कथन गलत है और सही कौन सा है, सेकंड सही है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं, तो ये तो आपका कौन सा होगा, ये तो गलत हो जाएगा। हमारा केवल ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि कथन सेकंड ही सही है, फर्स्ट तो गलत दे रखा है ना, इसलिए सेकंड सही है। आओ आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कहता है भाई क्या कि जब वस्तु को लेंस से 2f दूरी पर रखा जाता है, कोई वस्तु है इसे 2f दूरी पर रख दिया है, तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन m इस प्रकार दिया जाता है। तो सबसे पहले मेरे पास में क्या होनी चाहिए, उत्तल लेंस का पता होना चाहिए। तो उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में तो मोटा होता है और किनारों पे कैसा होता है, किनारों पे पतला होता है। चलो ये बात मान ली। अब आपको ये जो मिल रहा है ना, ये तो आपकी मेजर एक्सिस होती है, ये भी मान लिया सर, आपकी बात मान लेते हैं। ठीक, अब एक फोकस तो होता है आपका इस साइड, एक फोकस आपका ये होता है। अब इसको मैं कहूंगा ये जो लेंस से दूरी है ना वो इसकी कितनी है, f है, लेकिन मुझे तो 2f वाली बताई गई है। तो यहाँ पे एक लेंस से दूरी अगर 2f है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे भी हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 2f। ठीक है, यहां पर रखी है वस्तु, क्या रखा है यहां पे, यहां पर इन्होंने रख दी है वस्तु। तो बस ये लो, मैंने रख दी एक वस्तु इस पर, ये रख दी है। अब होगा क्या भाई, तो याद रखना कि उत्तल लेंस में जब कोई वस्तु 2f पर रखी हो या 2f दूरी पर रखी हो तो यहां पर प्रतिबिंब बनता है ना, जो इमेज बनती है ना वो कैसी बनती है, ये समान आकार की बनती है। कैसी बनती है, समान आकार की बनती है। ठीक है, और अगर समान आकार की बनी है तो इसका मतलब क्या है, m का मान कितना होना चाहिए, यानी कल मैंने पढ़ाया था मैग्निफिकेशन के बारे में, मैग्निफिकेशन का जो मान है अगर 1 है तो क्या हुआ, तो आकार कैसा होगा, समान होगा। लेकिन क्या कि उत्तल लेंस में जो इमेज बनती है ना वो तो उल्टी बनती है। कैसी बनती है, क्योंकि यहां पे अगर इस लाइन को मैं इस तरीके से सीधे ले जाऊं तो यहां पे क्या होगा, ये कहां से होके जाएगी, ये आपके फोकस से होके जाएगी। तो मैंने इसको क्या कर दिया, फोकस से निकाल दिया। अब एक जो है एक प्रकाश रेखा इसके इस तरीके से निकाल दी, यहां पर जो ये इमेज बनी ना ये समान आकार की बनी। लेकिन आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे, क्या नोटिस करना है भाई, इसमें एक चीज नोटिस ये करनी है कि ये जहां पर मिल रही है ना वहां पे वस्तु का आकार आप देखो खुद बराबर लग रहा है ना, मैंने खुद नहीं एक नॉर्मल तरीके से किया बराबर लग रहा है ना, तो लेकिन बराबर के साथ साथ ये तो ऊपर थी वहां पे तो उल्टी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है, वस्तु कैसी है, वस्तु उल्टी है। और अगर उल्टी इमेज बनेगी, सॉरी वस्तु तो सीधी है, इमेज उल्टी है, उल्टी इमेज हमेशा कैसी होती है, वास्तविक होती है। लेकिन जब उल्टी इमेज होगी तो पॉइंट यानी हमारे पास में m का मान जो होगा वो माइनस में होता है, इसलिए हमारे पास में m का मान जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, m इक्वल टू माइनस का 1। क्यों लिया मैंने, क्योंकि m का मान अगर 1 है तो समान आकार है, और m का मान अगर माइनस में है तो उल्टी इमेज है, और उल्टी इमेज हमेशा आपकी कैसी होगी, रियल इमेज होगी। और उत्तल लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती हैं, और अगर उल्टी बन रही है और समान आकार की है तो इसका मतलब क्या है, m बराबर 1 तो होगा लेकिन माइनस में होगा। ठीक है, आए समझ।
मुझे लगता है आ गया होगा। अगर आ गया है तो आगे बढ़ें। भाई बता तो दिया करो, अगर नहीं बता रहे हो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। खमीर की बात करते हैं। खमीर भाई हम लोग यूज़ करते हैं, हम कहते हैं ना इसमें खमीर उठा रहे हैं। जब भी आपने पिज़्ज़ा बनाने की कोशिश की होगी या ब्रेड बनाने की कोशिश की होगी या फिर मान लीजिए केक बनाने की कोशिश की होगी, तो या फिर मैं कहता हूँ ढोकला बनाने की कोशिश की होगी, तो कहते हैं ना खमीर इस पर खमीर डालना। तो क्या है वो खमीर का उपयोग जो किया जाता है, क्या खमीर का जो उपयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है? हम लोग वो करते हैं घर में, वो अर्थात खमीर उठाना वो अलग चीज़ है। खमीर वास्तव में होता क्या है? ये खमीर जो होता है ये आपका एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। और ये सूक्ष्म जीव भाई क्या करेगा? ये सूक्ष्म जीव तो यार रेस्पायरेशन तो करेगा भाई, जीव है तो रेस्पायरेशन करेगा। और अगर ये रेस्पायरेशन करेगा तो रेस्पायरेशन किसकी उम्मीद यानी किसके साथ में करता है? ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में करता है। प्रेजेंट में करेगा एब्सेंस में? तो याद रखना ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में करता है। और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है ना तो निर्माण होता है किसी चीज़ का, और वो निर्माण किसका होता है? एल्कोहल का निर्माण होता है। तो आपसे यही पूछा गया था खमीर का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो हम जो शराब बनाते हैं ना, दारू बनाते हैं ना, वो इसी से बनाते हैं, खमीर से। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो सूक्ष्म जीव है, रेस्पायरेशन करेगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 हमसे यहाँ पे जो कह रहा है ना, वो ये कह रहा है कि कोई तत्व ए है। ठीक है, ले लो, मैंने कह दिया कि मेरे पास में कोई तत्व था ए। ठीक है, पानी के साथ अभिक्रिया करता है। भाई किसकी अभिक्रिया करा दो? किसके साथ में? पानी के साथ में करा दो। कोई तत्व है, इसकी अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोप्थिलीन प्लेन को गुलाबी रंग में बदलता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका बन के आएगा ना वो ऐसा होगा जो क्या होगा? गुलाबी रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन कन्वर्ट हो जाएगा? फिनोप्थिलीन विलयन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं जो बन के आ रहा है उसको फिनोप्थिलीन विलयन में डुबोता हूं तो वो गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो अगर फिनोप्थिलीन की बात हो रही है तो याद रखना जब फिनोप्थिलीन की बात होगी तो इसका मतलब है वो क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि क्षारीय प्रकृति में फिनोप्थिलीन जो होता है वो कैसा हो जाता है? वो गुलाबी हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पर कोई तत्व है H2O के साथ में प्रक्रिया कराने पर कुछ ना कुछ जो मिलने वाला है वो क्षारीय प्रकृति का मिलने वाला है। ठीक है, अब आप एक चीज जानते हो कि हमने कल भी पढ़ा था, यानी पिछले जो प्रीवियस ईयर का पेपर किया था, तो इसमें मेटल की जो प्रक्रिया यानी क्रिया कराई जाए किसके साथ में? पानी के साथ में, तो हमें क्या मिल रहा था? मेटल ऑक्साइड मिल रहा था। क्या मिल रहा था हमें? मेटल ऑक्साइड मिल रहा था। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। ये बात हम पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ जो ऐसे होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड जो हमें मिल रहे हैं ना, तो कुछ पानी में घुलनशील होते हैं। ये क्या है? मान लीजिए कुछ पानी में मिल तो गए मेटल ऑक्साइड, लेकिन कुछ पानी में क्या है? घुलनशील हैं, घुल जाते हैं भाई। अगर वो घुल गया ना तो इसका मतलब क्या है कि मेटल ऑक्सीजन के यानी हाइड्रोजन के साथ में, सॉरी, जल के साथ में मेटल ऑक्साइड की जगह पे अब क्या देगा? यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। क्या दे रहा है? क्योंकि ये पानी में घुलनशील है, और पानी में घुलनशील है इसलिए मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। और ये मैंने दोनों क्यों बनाए ना? ये दोनों मैंने इसलिए बनाए क्योंकि ये दोनों ही कैसे हैं? ये दोनों ही क्षारीय प्रकृति के हैं। कैसे हैं? क्षारीय प्रकृति के हैं। अब मैं हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो आपने सुना होगा भाई, एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात होती है। ये जो है ये क्षारीय प्रकृति के होंगे। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात आ रही है तो ये क्या है? सारी प्रकृति का है। और मुझे यहाँ पे जो मिल गया ऑप्शन में वो मैग्नीशियम था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? Mg हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है, अगर मैग्नीशियम की जल के साथ में मैं क्रिया करा दूं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये फिनोप्थिलीन विलयन को गुलाबी कर देगा। तो तत्व ए क्या है? तत्व ए Mg होगा, यानी मैग्नीशियम होगा। आया समझ? आ गया होगा भाई, बोल दिया करो कम से कम। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अवतल दर्पण की बात कर रहा है। चलिए करेंगे। क्या कहता है ये कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अगर वो समान आकार का बना रहा है ना अवतल दर्पण में, तो वस्तु कहीं ना कहीं तो रखी गई होगी। तो वस्तु रखी कहाँ गई है यह पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं।
आपने देखा है कि ये मेरे पास में क्या है, अवतल दर्पण है, जहां पे क्या होता है, उभरे हुए भाग पे मैं पॉलिश कर दूंगा तो ये आपका अवतल दर्पण है। ये क्या है, आपकी मेजर एक्सिस है। और इस मेजर एक्सिस पे एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक होता है आपका फोकस। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मतलब होता है ना, वो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैं इस गोले को, खोखले गोले को पूरा कर सकता हूं, यानी इसका पूरा सेंटर है ये। ठीक, ये इसका सेंटर है। तो ये क्या है, खोखला गोला है, खोखले गोले का ये सेंटर यानी खोखले पूरे गोला था, और उस गोले का मैंने कुछ पार्ट लिया है, उस कुछ पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, मुझसे पूछा गया है कि कोई वस्तु थी, एक वस्तु है, यहां पे मैंने, हो सकता है कि आपकी कोई वस्तु अनंत और यहां पे क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी जाती है। कोई वस्तु ऐसी होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी जाती है। हम वस्तुओं को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में भी रखते हैं, हम वस्तु को फोकस पर भी रखते हैं, और हम वस्तु को पोल और फोकस के बीच में भी रखते हैं। ठीक है, ये आपके अवतल दर्पण के जो तरीके हैं, यानी वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ये बात हो रही है। बोला गया है कि हमें समान आकार का प्रतिबिंब चाहिए। तो आप एक बात रखना कि जब हमें सी से पहले की बात हो रही है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से की पहले की बात हो रही है, यहां का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। लेकिन हमें तो भैया चाहिए समान आकार का। सी के बाद वाले जो बनेंगे ना वो बड़े बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों जो मिल रहे हैं ना, ये क्या है, ये बड़े आकार के मिलने वाले हैं। अब मेरे पास में केवल सी बचा। ये सी वाला पार्ट ही है ना, ये है आपका समान आकार का, यानी वस्तु को अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दूं तो वो समान आकार का प्रतिबिंब क्या होगा, समान आकार का प्रतिबिंब हमें मिलने वाला है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखना कि अगर वस्तु फोकस से पहले है, यानी छोटा बना है, सामान बना है, या फिर एफ से पहले है, तो इस स्थिति में यहां पे क्या होने वाला है, इस स्थिति में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। और अगर उल्टी इमेज बनी है तो उल्टी इमेज कैसी होती है भाई, वास्तविक होती है। ठीक है, कैसी होती है, वास्तविक होती है। बाकी का आप समझ लो कि यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हम पास लेके आ रहे हैं वस्तु को, वैसे वैसे उसका आकार बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे हम अवतल दर्पण से दूर लेके जाएंगे तो उसका आकार छोटा होता चला जाएगा। फोकस और पोल के बीच में मैंने जो वस्तु को रखा है ना, ये जो वस्तु का आकार है यहाँ पे, ये बड़ा तो होगा ही, लेकिन इमेज यहाँ पे कैसी होगी, ये सीधी इमेज होगी। और सीधी इमेज हमेशा कैसी होती है, वास्तविक होती है या फिर इमेजिनरी होती है, आभासी होती है। तो याद रखना, सीधी इमेज हमेशा आभासी होती है। ठीक है, लेकिन मुझसे कुछ नहीं पूछा समान आकार का, तो समान आकार का आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या कहता है 16, धातु ऑक्साइड की बात कर रहा है। ठीक, धातु ऑक्साइड आमतौर पर प्रकृति में कैसे होते हैं। तो भाई अभी देखा था, क्वेश्चन आया था इससे, क्या आया था कि हमारे पास में जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये कैसे प्रकृति के होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और इनकी मेटल ऑक्साइड की बात आ रही है तो क्षारीय प्रकृति हमारे पास में ये है, ऑप्शन नंबर डी। अम्लीय की अगर बात पूछता, अम्लीय की बात करता तो क्या होगा, ये नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे। कैसे होंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे। ठीक है, और अभी पढ़ा है ना, फिनोप्थलीन जो होता है, फिनोप्थलीन विलयन जो था वो गुलाबी रंग का हो जा रहा है ना, वो क्षारीय प्रकृति की वजह से हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओहो, आ गया फिर से एक और रिप्रोडक्शन। बोला गया है कि मनुष्य में ऑटोसोम्स में कितने जोड़े होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। अगर मैं क्रोमोसोम्स की बात करूं, हमारी पास में कितने पेयर होते हैं, तो याद रखना ये 23 पेयर होते हैं, यानी 23 गुणसूत्र, हमारे 23 पेयर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। और 23 पेयर का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, यानी हमारे पास में 46 गुणसूत्र मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर होते हैं भाई हमारे पास में पुरुष भी है, यानी हम लड़के भी होते हैं, और महिलाओं भी होती हैं। पुरुष और महिलाओं की बात की जा रही है। ठीक,
अब मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, कि मान लीजिए 23 पेयर हैं, तो 22 पेयर जो होते हैं दोनों में वो कैसे होते हैं, तो याद रखना कि 22 पेयर क्या होता है, समान होते हैं। क्या होते हैं, ये समान होते हैं। लेकिन 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 23वां पेयर यानी दोनों का 23वां पेयर जो होता है, ये क्या करता है भाई, ये 23वां पेयर हमारी बॉडी के अंदर, या फिर कह सकते हैं कि हम अपने की बात कर रहे हैं, 23वां पेयर दोनों में अलग अलग होता है। और यही क्रोमोसोम्स है ना, यही है जो जेंडर डिसाइड करता है, कैसी सेक्स को डिसाइड करता है। क्रोमोसोम्स जो है ये क्या करता है, सेक्स को डिसाइड करता है कि वो पुरुष होगा या फिर वो महिला होगी। बाकी के जो 22 पेयर है ना, ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके ऑटोसोम्स होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। यहां पर ऑटोसोम्स के बारे में बात की जा रही थी, तो आपके पेयर कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 22 जोड़े जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, जो पुरुष और महिलाओं में दोनों में समान पाए जाते हैं। लेकिन जो 23वां पेयर होता है ना, वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जहां से हम सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। आया समझ। बाकी का आपको ये समझना है कि इनसाइड द सेल यानी सेल के अंदर हमारे पास में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो जो क्रोमोसोम्स ही है यहाँ पर डीएनए और हिस्टोन से बना होता है, यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स भी बता दिए कि 22 पेयर तो हमारे ऑटोसोम्स हैं, लेकिन जो आपका एक्स और वाई जो दिख रहा है ये सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग होता है दोनों में। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का। और इसके बाद में क्लास आपको कैसी लगी आपको ये बताना है, आपको कमेंट भी करने हैं, और कमेंट के साथ साथ आपको यहाँ पर हमारे साथ में रोजाना क्लासेस को लेना है। और जितने भी साथी हैं भाई, होली की शुभकामनाएं सभी को, क्योंकि होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, रंगों में मिलना है। तो याद रखना कि होली को आप अच्छे से एंजॉय करें। एंजॉय करने के साथ साथ ये भी याद रखना है कि एंजॉय करने के बाद हमें फिर से आपकी तैयारी पर, प्रिपरेशन पर लग जाना है, क्योंकि त्यौहार जो है इनको मनाना ज़रूरी है। ये हमारा कल्चर है, इसको आप मनाएं रोजाना। रोजाना का मतलब है हर बार जो आपके त्यौहार आते हैं उन त्योहारों को आप मनाते जाएं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का इतना प्रेशर ले जाएं कि आप अपने फेस्टिवल को मनाना भूल जाएं। ये याद रखना है कि फेस्टिवल आप सेलिब्रेट जरूर करें। इसके अलावा ऐसा कुछ ना करें जिससे फेस्टिवल को कोई भी ऐसा लगे कि यार नहीं मनाना चाहिए था, इस बात पर ध्यान देना, ठीक है। बाकी का भाई सभी को हैप्पी होली। 100 ओम का प्रतिरोध है। एक धातु के तार को तार की लंबाई के बराबर परिधि वाले एक वृत्त में मोड़ा जाता है। तो मैंने बोला कि मेरे पास में एक वायर था और इस वायर का जो प्रतिरोध था वो 100 ओम का प्रतिरोध था, ठीक है। यानी कोई भी धातु का वायर था। मैंने क्या किया, इसका वृत्त बना दिया। ये क्या किया मैंने, इसका ना वृत्त बना दिया, ये बना दिया मैंने वृत्त। नहीं लग रहा होगा लेकिन मानना पड़ेगा भाई, आर्ट है ऐसी मेरी। तो वृत्त में मोड़ दिया। अब एक बात बताओ, परिधि वाले एक वृत्त में मोड़ा जाता है। अब भाई वृत्त की तो परिधि होती है, और अगर परिधि है तो इसका माप जो होगा यानी इसकी जो लंबाई होगी, जो मेरे पास में 100 ओम का प्रतिरोध था, तो इसका मतलब है कि लंबाई जो होगी वो तार की लंबाई जितनी होगी, ठीक है। और दोनों दो बीच के सूत्र में वृत्त के व्यास के दो विपरीत बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध है। तो मैंने माना कि मैंने मानिए एक विरोध, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, दो विपरीत बिंदुओं के बीच में समतुल्य प्रतिरोध बताना है। एक बात आपको याद रखनी है कि अगर मैं इस वायर को तोड़ दूं, तोड़ने का मतलब काट देता, तो काटने पर क्या होता, प्रतिरोध जो होता एक तरफ आपका 50 ओम होता, दूसरी तरफ में 50 ओम होता। यही तो होता प्रतिरोध। अगर होता कि अगर मैं इसे काट देता तो काटने पर क्या होता, प्रतिरोध आपका आधा हो जाता, होता कि नहीं होता। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे इसका प्रतिरोध जो है समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये जो जुड़ा हुआ है ना वो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि इस तरीके से जुड़ा होगा ये, ठीक है। ऊपर 50 ओम, नीचे 50 ओम। अब आपसे बोला गया कि मुझे समांतर क्रम में अगर मैंने इसे जोड़ दिया है तो अब इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो समतुल्य प्रतिरोध होगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पे 50 जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/50। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/25 आएगा। और अगर ये 1/25 आया है, ये 1/r का मान है, तो यहाँ पर r का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 25 आएगा, 25 ओम।
और यही मेरा आंसर है। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी 25 ओम। ठीक है, ये इस तरीके से था। 100 ओम का मेटल का वायर था, इसको मैंने मोड़ दिया, मोड़ने पर ये वृत्त बना, वृत्त बनने पर इसकी जो लंबाई थी तार की वो परिधि के बराबर होगी। 2 पॉइंट के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना था, तो प्रतिरोध निकालने के लिए मैंने क्या किया, 2 पॉइंट लिए, दोनों पॉइंट से इसको अलग अलग करने की कोशिश की। मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं जोड़ रहा हूं तो ये समांतर क्रम में जुड़ेंगे, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका जो प्रतिरोध है वो आपका यहाँ पर 50 ओम दिख गया। अब समांतर क्रम में अगर मैं जोड़ रहा हूं तो यहाँ पर 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। इस बेस पर इसका जो आंसर आया वो 25 ओम आया। ठीक है, आपको मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को भेजें जिनको जो वास्तव में ग्रुप डी की एक सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, लगता है उन्हें ग्रुप डी को पास करना है, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के साथ साथ हमारे चैनल पे आप अदर वीडियोज़ को भी देख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वो जीएस का हो चाहे वो साइंस का हो। और इसके अलावा आपको आने वाले दिनों में मैथ्स की क्लासेस भी मिलने लग जाएंगी। ठीक है, बाकी का आपको पता है जीएस की क्लासेस चलती हैं, और ये जीएस की जो क्लास चलती हैं ये कितने बजे चलती हैं, तो ये भी आप याद रखना कि ये 5 बजे चलती है, शाम को 5 बजे क्लास होती है जीएस की। जीएस के बाद में अगर मिलती है तो आपको साइंस की क्लास मिलती है, और ये 6 बजे आपकी क्लास होती है, जिसको मैं आपको यहाँ पे रोजाना क्लास लेता हूँ। इसके बाद आपकी गणित की क्लास होने यानी मैथ की क्लास होने वाली है, लेकिन अभी होली के बाद स्टार्ट होगी, तो 8 बजे ये क्लास आपको मिलने वाली है। और इसी के साथ में आपको ये वीडियोस देखने हैं कहीं पर, इससे प्रीवियस ईयर के प्रीवियस वीडियोस को भी देखना है, तो यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, चाहे वो जीएस हो चाहे साइंस हो चाहे मैथ्स हो, वहां पर आपको ग्रुप डी के अदर वीडियोस भी मिल जाएंगे। जो कि मैंने आपको साइंस की यहाँ पर दिखाया है कि साइंस में मैंने जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, यहां से भी उन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो आप हमारे इस वाली कहते हैं ना कि इस वाली प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं। आपको रोजाना यहां पर वीडियोस भी अपडेट होती रहेंगी। इसी के साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या होगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल यादविन स्मार्ट क्लासेस पर जा सकते हैं, और वहां पर टेलीग्राम चैनल पर आप वैसे तो आपको सामने दिख जाएगा, लेकिन फिर भी आपको डायरेक्ट फाइल देखनी है तो आप फाइल्स में जाएंगे चैनल इन्फो पर, आपको सारी फाइल्स भी दिख जाएंगी जो कि आपकी साइंस की हों या फिर जीएस की हों। ठीक है, तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझने के साथ ही आज की वीडियो में आपको इतना ही रखते हैं, और इसी के साथ में आज हम विदा लेते हैं। फिर आपको फिर मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, एक और नई सेट के साथ में, एक और पीवाईक्यूज को करने के लिए। तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत, और इसी के साथ में सभी को होली की शुभकामनाएं। जय हिंद।